गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग बात करना है रजिया सुल्तान पे। और रजिया सुल्तान के इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले उस बुक को पढ़ना पड़ेगा जो इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी देता है। तो एक का नाम है तारीख फरिश्ता। तारीख फरिश्ता एक है जिसको फरिश्ता ने ही लिखा था, और दूसरा बुक है जिसका नाम है तबकात नासरी, जिसको मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखा था। मिन्हाजुद्दीन सिराज कहते हैं रजिया सुल्तान के बारे में कि इसके इतना गुणवान, दयालु, उदारवादी, जनता के दुख दर्द को समझने वाला सारे संसार में किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा। परंतु इसकी सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि ये औरत है, न कि तुर्क कोई जेंट्स। मतलब ये उनका विचार था। दूसरा बात, तारीख फरिश्ता कुछ प्रेम प्रसंग को बताता है। तारीख फरिश्ता जलालुद्दीन याकूत आप समझते हैं, अबिसिनियाई हबशी था। जलालुद्दीन याकूत और दूसरा रजिया के प्रेम संबंध के बारे में बात वो करता है, इसीलिए उस पर थोड़ा सा उसमें भी प्रकाश डालेंगे और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रजिया सुल्तान को 1232 ईस्वी में अपने ग्वालियर विजय के तुरंत बाद क्या नाम है, मिन्हाजुद्दीन सिराज के कहने पर शासिका घोषित कर देता है इल्तुतमिश रजिया सुल्तान को दिल्ली का। ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन जब 1236 में मरता है, तो 1236 में जब मर जाता है तो एक जलालुद्दीन निजाम उल मुल्क जुनैदी, जो उस समय था वजीर आजम इल्तुतमिश का, वो इसके खिलाफ हो जाता है और शाह तुर्कान के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा देता है। और फिरोज बहुत ही दारू पीने वाला होता है, मतलब कि नशा से धुत रहता है, और शाह तुर्कान ही पर्दे के पीछे से शासन करती है। और इस समय भी इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जुनैदी को अच्छा नहीं लगता है। परंतु जुनैदी रजिया के भी विरोध था और रुकनुद्दीन फिरोज के संग था, परंतु शाह तुर्कान के व्यवहार से अच्छा इसको नहीं लगता है। और तुरंत ये जब स्थिति देखता है, रजिया सुल्तान जब देखती है, तो वो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में जुम्मे के दिन मिन्हाजुद्दीन सिराज के साथ अपने मान पत्र को लेकर जाती है और सारे अमीरों से कहती है कि देखिए, आप लोगों के राज दरबार में ही हमको एक दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया था, तो हमें सुल्तान बनने की हम बिल्कुल काबिल हैं, हमें सुल्तान बनने में अच्छा लगेगा और हम आप लोगों की सारी समस्या को निपटारा मैं करूंगी। ऐसा बात वो कहकर सुल्तान बन जाती है। रुकनुद्दीन फिरोज की कहानी हो जाती है समाप्त। अब देखिए, थोड़ा सा हम ये देखते हैं, शाह तुर्कान के दो पुत्र थे, रुकनुद्दीन फिरोज और दूसरा जो सबसे योग्य पुत्र था उसका नाम था नासरुद्दीन महमूद। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पुत्री थी जिससे इल्तुतमिश से शादी हुआ था, उसका नाम था तुर्कान खातून नाम था उसका। तुर्कान खातून के एक पुत्री जिसका नाम था रजिया, और दूसरा जो पुत्र था उसका नाम था बहराम शाह। ये आप समझ लीजिए, बहराम शाह बाद में राज करेगा, तो ये 40 से 42 राज करेगा। ये कहानी खत्म हो जाती है, ये कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस पढ़ने की जरूरत है हमें रजिया के बारे में। तो रजिया क्या करती है, रजिया जब राजगद्दी पर बैठ जाती है तो जुनैदी जो होता है, जो इल्तुतमिश का वजीर आजम था, एक संघ बनाने लगता है ताकि इसको हटाए और बहराम शाह को बैठाए। एक संघ बनाता है। संघ क्या बनाता है कि बदायूं का एक सूबेदार रहता है, बदायूं का इक्तेदार, जिसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बदाई का इक्तेदार जो रहता है उसका नाम है मलिक इजाउद्दीन मुहम्मद सलार रहता है या सलारी रहता है, जो भी है। दूसरा मुल्तान का इक्तेदार जिसका नाम रहता है कबीर खां, इसको हजार मर्दह भी कहते हैं।
हजार मरदह, मरदह भी कहते हैं, मरदह भी कहते हैं, ये भी समझ लीजिएगा आप लोग। तीसरा मलिक जानी रहता है, ये रहता है कहाँ का, लाहौर का सूबेदार, लाहौर का सूबेदार, इसका नाम रहता है मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी, ये समझ लीजिएगा। और इन लोगों के साथ मिलकर वजीर आजम निजाम उल मुल्क जुनैदी मिलकर क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। सबसे पहला विद्रोह ये करता है, और रजिया सुल्तान क्या करते हैं, इसको वहां पे जाकर, लाहौर में जाकर आक्रमण करके इनको क्या कर देती है, मार देती है। अब इससे कबीर खान बहुत ही भयभीत होता है, सीधे जाकर पैर पे गिर जाता है रजिया सुल्तान इसको माफ कर देती है। अब माफ करते ही अपने ये तो विश्वास पात्र बन जाता है, इसको लाहौर और मुल्तान दोनों की सूबेदारी दे देती है। कहानी यहाँ हो जाता है समाप्त। अब देखिए, अब इसको भी उतार देती है, इसको उतार कर बदायूं के सूबेदार किसको बना देती है, उसका नाम है, इसका नाम मैं बता रहा हूं, मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को बना देती है। मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को बना देती है, ऐतगीन को बना देती है। ये समझ लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीन बन जाते हैं इधर, मतलब ये पूरी तरह से इन लोगों को क्या कर देती है, तबादला कर देती है, या किसी को मरवा देती है, या किसी को जेल में डालवा देती है, पूरी तरह से अपना आदमी बना देती है। दूसरी बात, अपना मलिक मतलब अपने समझ लीजिए अस्थवल का मालिक, जो उसके घुड़सवारी सेना है, उसका मालिक जलालुद्दीन याकूत को बनाती है अमीर आखुर का पद देकर, अमीर ए आखुर का पद देकर क्या कर लेती है, इसको अस्थवल का मालिक बना देती है जलालुद्दीन याकूत को। क्या नाम है, जलालुद्दीन याकूत को बना देती है। कंसेप्ट क्लियर। और दूसरा, भटिंडा का सूबेदार अपने फुआ का लड़का खाला का लड़का, उसका नाम रहता है अल्तुनिया को बना देती है। भटिंडा का सूबेदार भटिंडा सूबेदार अल्तुनिया को बना देती है, ये तो कहानी कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह वो क्या कर देती है, इस तरह वो कर देती है कि अपना विश्वास पात्र लोगों को पद दे देती है, और जितने भी धोखेबाज लोग होते हैं उनको हटा देती है। क्लियर। तो इस तरह क्या होता है, वो अपने साम्राज्य की रक्षा करने का प्रयास करती है, परंतु वो रहती है लेडीज। क्या होता है कि ये जो है ना, भटिंडा का सूबेदार उसके खाला का लड़का है, ये इससे शादी करना चाहता है। किससे, ये रजिया से शादी करना चाहता है, परंतु रजिया, ऐसा माना जाता है कि रजिया याकूत से प्रेम कर बैठती है। ये फरिश्ता यही कहता है कि रजिया जब अपने घोड़े पर बैठती थी तो इसको आखुर घोड़े पर बैठाता था, यानी कि जलालुद्दीन याकूत अबिसिनियाई था, और जलालुद्दीन याकूत जो था ये बाद में मुसलमान बना था, और ये इसका विश्वास पात्र था। किसका नाम था, इल्तुतमिश का विश्वास पात्र था। तो ये रजिया को घोड़े से उतारता था, घोड़े पर बैठाता था, इसका यही काम था। और दूसरी बात, वो अमीर याकूर बहुत बड़ा तलवारबाज था। तो एक दिन की बात है कि अल्तुनिया, इजाजुद्दीन सलारी, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन और ये निजामुल उल मुल्क जुनैदी, अल्तुनिया, ये सभी मिलकर किसी कारण फिर विद्रोह कर देते हैं। और इसमें पहला विद्रोह जो करता है उसका नाम रहता है, ये नाम रहता है अल्तुनिया का। अल्तुनिया विद्रोह कर देता है, केवल शादी के चलते ही विद्रोह होता है, लगभग ये समझ लीजिएगा।
तो अल्तुनिया को यानी भटिंडा वो जाती है ये विद्रोह को दबाने के लिए, तब तक ये निजाम उल मुल्क जुनैदी जो होता है बहराम शाह को बना देता है दिल्ली का सुल्तान। बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बना देता है। ये बात जब रोड में पता चलता है, रजिया को रोड में पता चलता है, तो रजिया बड़ा ही इसे नाखुश होती है, उसका मनोबल टूट जाता है। परंतु किसी कारण इसके साथ जो ये अमीर आखुर भी गया रहता है ना लड़ाई के बीच में, वो अमीर आखुर की भी हत्या हो जाती है, तो इससे रजिया काफ़ी टूट जाती है और भटिंडा के लड़ाई में अल्तुनिया से रजिया हार जाती है और जेल में बंद कर दी जाती है। और देखिए अल्तुनिया भी निजाम उल मुल्क जुनैदी से मिला हुआ था। निजाम उल मुल्क जुनैदी अल्तुनिया को दिल्ली का कोई भी अधिकारी नहीं बनाता है, जिसकी वजह से अल्तुनिया निजाम उल मुल्क जुनैदी से खफा हो जाता है और ये भी बहराम शाह के खिलाफ विद्रोह करने का प्रयास करता है। तो बहराम शाह के साथ विद्रोह करने का प्रयास करता है और इसका मौका उठा लेती है रजिया मौका उठा लेती है। रजिया मौका उठाते ही इसके अल्तुनिया से शादी कर लेती है। अल्तुनिया से क्या कर लेती है? शादी कर लेती है। अल्तुनिया जब इससे शादी कर लेता है तो राजपूत, जाट, खोखर ये तीनों मिलकर एक सेना बहुत बड़ा बनता है और फिर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। दिल्ली की तरफ एक कूच होते हैं, यानी कि दिल्ली तरफ राजपूत, जाट, खोखर मिलकर दिल्ली की तरफ क्या होते हैं? कूच होते हैं, मतलब चले आते हैं, आक्रमण दिल्ली पर कर देते हैं। परंतु बहराम शाह इसको पूरी तरह से हरा देता है। अल्तुनिया और ये रजिया दोनों फिर भागते हैं और हरियाणा में कैथल नामक स्थान पर अल्तुनिया और रजिया की हत्या हो जाती है। कहा जाता है डाकुओं ने कराया, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ ये हत्या हमारे हिसाब से बलबन ने करवाया था, क्योंकि बलबन उस समय हिसार का वो इक्तेदार था। इक्तेदार था, यही करवाया था, ये समझ लीजिए। तो कैथल में इसकी हत्या हो जाती है, कहानी हो जाता है समाप्त। कहा जाता है कि रजिया का जो कब्र है वो या तो चांदनी चौक है या तो कैथल में है। इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है और एक कोई नहीं जानता है कि इसका कहाँ है। कोई चांदनी चौक बताएगा, कोई कैथल बताएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिएगा। तो इस तरह पूरी तरह ये रजिया की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। रजिया पूरी तरह से ये समझ लीजिए ये 1236 से लेकर 1240 तक अपने शासन को संभालती है। परंतु लेडीज होने के कारण इसका राज ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है और ये अमीर लोग इसको बर्बाद कर देता है पूरी तरह से। और ये बर्बाद होने में सबसे बड़ा कारण इसका अमीर याकूत का पद जो होता है जलालुद्दीन याकूत होता है। और जलालुद्दीन याकूत के प्रेम संबंध के चलते सारे जलते भी हैं और ऐसा भी होता है। ये तो खैर आप समझ लीजिए। अब आता है बहराम शाह। बहराम शाह जो आएगा, बहराम शाह ये आएगा 40 से 42 आता है। और ये ऐतगीन को, बस इतना ही पढ़िए, ये ऐतगीन को वो वजीर के पद बदल देता है, वजीर के पद का नाम बदल देता है। अब बन जाता है मामुलकात। ये मामुलकात नाम का पद क्या होता है, एमर्ज करता है और यहाँ पे ये बन जाता है, यानी कि ये प्रधानमंत्री बन जाता है। इसके समय में, बहराम शाह के समय में मामुलकात नामक पद का सृजन होता है और ये ऐतगीन बनता है। इस समय मामुलकात के पद पर ऐतगीन बैठता है, यही समझ लीजिएगा, ऐतगीन बैठता है, ये समझ में आ गया। और इसके बाद आएगा मसूद आएगा, मसूद शाह आएगा। ये मसूद शाह आता है, बहराम शाह, मसूद शाह का जो टाइमिंग होता है ये बहुत कम टाइमिंग है। ये 4246 आता है, यानी कि 1242 से 1246 आता है। इसका भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब बस आपको पढ़ने की जरूरत है। अब आएगा नासिरुद्दीन महमूद आएगा, नासिरुद्दीन महमूद आएगा।
महमूद, इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है। ये इल्तुतमिश का पोता था, यानी बहराम शाह का ये लड़का था। तो ये आप समझ लीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। नासिरुद्दीन महमूद का जो टाइमिंग पीरियड है, नासिरुद्दीन महमूद का जो टाइमिंग पीरियड है वो है 46 से लेकर 66 तक। यहाँ अब समझ में आएगा, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। और इसी के पीरियड में बलबन क्या करेगा, अपने स्थिति को काफी मजबूत करेगा, बलबन शासक बन जाएगा, यानी बलबनी वंश की स्थापना हो जाएगी। अब इतना ही आप लोग रहने दीजिए। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन बस क्वेश्चंस कुछ आते हैं जिसकी वजह से रजिया को पढ़ाना पड़ा। अब इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद को थोड़ा सा बलबन के ही विषय में पढ़ाया, बलबन के चैप्टर में ही नासिरुद्दीन महमूद को पढ़ाया जाएगा। अब बलबन को पूरी तरह से समाप्त करके पूरी तरह से उसके बाद कैकुबाद आएगा, कैमवर्स आएगा और गुलाम बंद समाप्त हो जाएगा।